तो चलो उसको पहले देखते हैं कि हम पहुंचे कहाँ पे थे। ओके, चलो रिकॉर्डिंग मैंने किया शुरू। चलो ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और वी विल टेक इट ए टू टीसी टिश्यू, दिस वन। ठीक है, और अभी आप लोगों का टेस्ट नेक्स्ट जो है ना वो मस्कुलर टिश्यू एंड दिस नर्वस टिश्यू में होगा। ठीक है, तो इन चीजों को आप कंटिन्यू करिएगा। आप ये नहीं कि मतलब आपका टेस्ट अब 2 वीक के बाद होगा, 2 वीक तक हम कुछ और पढ़ रहे हैं, उसका टेस्ट नहीं हो रहा है। सीधी सी बात, आप थोड़ा आगे निकले इस सिलेबस में, तो बेटर है कि आप इस चीज को थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा बीच बीच में, ताकि बाद में आपको बर्डन ना हो। तो तुम सैटरडे के दिन सोचोगे चलो उस दिन पढ़ेंगे, तो वो सही नहीं, वो तरीका सही नहीं है। बीच बीच में इसको रिपीट करते रहिएगा, और कोई डाउट अगर इसमें भी हो तो बीच बीच में क्लासेस में आप पूछते रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने बात की थी यहाँ पे न्यूरॉन की। तो वी हैव सीन दैट न्यूरोग्लियल सेल्स आर देयर, न्यूरॉन्स आर व्हाट देयर। फिर हमने न्यूरॉन में कई सारी चीजें देखी थी। हमने देखा न्यूरॉन्स जो सीएनएस में होते हैं, न्यूरॉन जो पीएनएस में होते हैं, फिर उनमें मेडुलेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स, या नॉन माइलिनेटेड, या माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, इस तरह से ये सारी चीजें हमने देखा। हमने देखा कि ग्रे वाला कौन सा पोर्शन होता है न्यूरॉन का। जैसे नॉर्मल एक न्यूरॉन होता है विदाउट माइलिन, दैट इज ग्रेश इन कलर। अगर हम देखेंगे एक्सॉन ही व्हाइट हो सकता है बिकॉज ऑफ माइलिन, माइलिन गेट्स का कलर, इट गेट्स द व्हाइट कलर, जबकि डेंड्राइट्स एंड साइटोन का कलर हमेशा ग्रे ही रहता है। फिर जब ब्रेन में हम देखते हैं कि ग्रे मैटर में कौन सा, कई बार एग्जामिनर इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रेन के ग्रे मैटर में इनमें से कौन सा, नीचे होगा माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड होगा ना, या डेंड्रॉन होगा, एक्सॉन होगा, लाइक दैट। तो ज्यादा प्रेफरेंशियल आंसर जो होंगे वो डेंड्रॉन, साइटोन एंड नॉन माइलिनेटेड होगा। ठीक है, तो माइलिनेटेड तो हमेशा व्हाइट मैटर में होगा। व्हाइट मैटर होगा ही नहीं तब तक जब तक उसमें माइलिनेटेड एक्सॉन ना हो। और माइलिन माइलिन जो कोटिंग है ये सिर्फ एक्सॉन में होती है, ये डेंड्रॉन एंड साइटोन में होती नहीं। ठीक है, इसलिए ये बातें तो यहां तक हमारी क्लियर हो गई। तो अब जिस चीज की हमें बात करनी है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो यहां पर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच, वो जो उनकी ब्रांचिंग है उनकी बिना पे। सो वी कैन जस्ट राइट हियर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के टाइप्स, तो यहां पे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूराइट्स। देखो यहाँ पे मैं एक और वर्ड यूज करूँ, ये शायद मैंने अभी तक यूज नहीं किया, न्यूराइट। न्यूराइट का मतलब है ब्रांच, चाहे फिर वो डेंड्रॉन हो, चाहे साइटोन हो, सॉरी चाहे डेंड्रॉन हो चाहे एक्सॉन हो, इनको टुगेदर ब्रांच, न्यूराइट मींस ब्रांच। बट किसका? ब्रांच ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की ब्रांच, या ब्रांच ऑफ साइटोन भी कह सकते हैं, ब्रांच ऑफ साइटोन। ब्रांच ऑफ साइटोन या तो एक्सॉन होती है या फिर डेंड्राइट होती है, डेंड्राइट। चलो ये बात भी यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। ओके, चलो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूराइट्स, नंबर ऑफ न्यूराइट्स कितनी है? न्यूरॉन के कई टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट वी विल राइट अपोलर न्यूरॉन। अपोलर न्यूरॉन, ये टेक्स्ट ने ये क्लासिफिकेशन दी है, इस बारे में नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस बात को ध्यान से देखना है। नंबर सेकंड, देयर आर यूनिपोलर न्यूरॉन्स, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। Number third, there are bipolar neurons, bipolar neurons, ठीक है बेटा। And number four, there are pseudo unipolar neurons, pseudo unipolar neurons, ठीक है। And number five, there is a multipolar neuron, multipolar। Look, मल्टीपोलर न्यूरॉन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होते हैं, या किसी भी जानवर में सबसे ज्यादा मल्टीपोलर ही है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया ना ये न्यूरॉन। अब देखो इसमें कितनी न्यूराइट्स हैं, बहुत सारे डेंड्रॉन्स, एक एक्सॉन, तो हो गए ना मल्टीपोलर, बहुत सारी न्यूराइट्स। चलिए अब ऑन द बेस ऑफ
फर्स्ट हमारा जो है वो है एपोलर न्यूरॉन। तो एपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या है, बात समझ लेना बेटा, स्पेशलिटी। ये न्यूरॉन या तो ऐसा है गोल, इसमें कोई ब्रांच नहीं, या फिर ये ऐसा है, इसमें ब्रांच ही ब्रांच है, लेकिन उनमें से कोई भी ब्रांच डिजाइनड नहीं है कि ये एक्सॉन है या डेंड्रॉन। आई बात समझ, नॉन स्पेसिफाइड। सो इफ वी टॉक अबाउट एपोलर न्यूरॉन, it is the neuron with or without neurites or with unspecified neurites। बात समझ लेना बेटा, या तो इसमें न्यूराइट्स ही नहीं है या फिर इसमें अनस्पेसिफाइड न्यूराइट्स। सो देयर इज नो एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, नो एक्सॉन और डेंड्रॉन, यहां पे कोई एक्सॉन या डेंड्रॉन नहीं है। ऐसे न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एज। तो ऐसा न्यूरॉन हमें देखने को मिलता है कहां पे, फॉर एग्जाम्पल इट इज फाउंड इन हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा में आपने पढ़ा होगा वो नर्वस नेट होता है, लेकिन उसमें ये फिक्स्ड नहीं है ना कि ये नर्वस नेट इस डायरेक्शन में नर्व सिग्नल ले रहा है कि इस डायरेक्शन में ले रहा है, किसी भी डायरेक्शन में ले रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई एक्सॉन ही नहीं, कोई डेंड्रॉन ही नहीं, वो कहीं से भी स्टिमुलस रिसीव कर सकता है, कहीं से भी स्टिमुलस को भेज सकता है। आई बात समझ। सो हाइड्रा, या तुम ब्रैकेट में लिखो सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा, दैट्स इट। चलो, तो न्यूरॉन विदाउट न्यूराइट्स। अब दूसरा यूनिपोल, इससे तो साफ नजर आता है। सो इट इज द न्यूरॉन वेयर सिंगल न्यूराइट। सर ये एपोलर न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है? नॉर्मल, जो बाकी न्यूरॉन का फंक्शन इसका सेम ही है। सर कंडक्शन। एग्जैक्टली, कंडक्शन। सर बट ये हम कैसे अगर कंडक्ट करेगा जब इसके पास है ही नहीं एक्सॉन या डेंड्रॉन? इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, एक्सॉन डेंड्रॉन तो है, मतलब देखो एक्सॉन डेंड्रॉन एब्सेंट है, लेकिन साइटोन तो रिसीव कर सकता है ना सिग्नल। सर फिर कंडक्ट कैसे आगे की तरफ करेगा? लुक लुक क्या है, ये एक न्यूरॉन है, चलो इधर में दूसरा बना दो, यहाँ पे एक और न्यूरॉन है। आई बात समझ, यहाँ पे एक और है, यस सर। यहाँ पे एक और है। इसी तरह का होता है ना नर्वस नेट। आई बात समझ, कहीं से भी न्यूरॉन यस जुड़े। सर। चलो मान लिया इसमें सिग्नल जनरेट हुआ, इसने इसको ट्रांसफर किया और इसने इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको ट्रांसफर किया, इसने यहाँ ट्रांसफर किया, इसने भी यहाँ ट्रांसफर किया, या कभी यहाँ पे जनरेट हुआ तो फिर इसने वापस भेज दिया हर जगह, कहीं इसमें सर इसमें डेवलप। न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होता है? वो जरूरी नहीं है, अगर इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल भी है, वो ऐसे है, देखो हमारे पास जो होता है एक एक्सॉन, ठीक है, फिर क्या होता है हमारा दूसरा डेंड्रोन, डेंड्रॉन। हमारे पास इसके पास होते हैं रिसेप्टर्स, होते कि नहीं, यस है ना। सर। अगर इन दोनों में रिसेप्टर्स हुए, बोलो। अच्छा सर फिर इसमें इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन होती है? नहीं नहीं, अगर इन दोनों में रिसेप्टर्स, इसमें भी रिसेप्टर उसमें भी रिसेप्टर, यस सर। तो फिर अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर भेजता है तो इधर जाएगा सिग्नल, यस फिर अगर सर। वो भेजता है न्यूरोट्रांसमीटर तो इधर जाएगा सिग्नल, सीधा है ना। सर फिर उसमें वही, इलेक्ट्रिक साइनाप्सिस में होता होगा ना? हाँ नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक साइनेप्स इसको नहीं, ये केमिकल साइनेप्स है, इसके बीच में कैल्शियम है, इसके बीच में वही साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। अच्छा सर फिर वो एसिटाइल कोलिन और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं? एग्जैक्ट बात ये है कि हमारे एक्सॉन में होता है एक्साइल कोलिन और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर होते हैं अगले डेंड्रॉन में, पोस्ट साइनेप्टिक में। सर। इसमें इसमें भी दोनों वही में होता दोनों, इसमें दोनों में दोनों चीजें हैं। है? यस सर थैंक यू तो सर। पहला वाला भी भेज सकता है, दूसरा वाला भी वापस ले सकता है। यस सर। वही हुआ नॉन स्पेसिफाइड डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। स्पेसिफाई नहीं है, हमारे में स्पेसिफिसिटी इसी वजह से है क्योंकि हमारे एक्सॉन के टर्मिनल में न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स है, ये हम में स्पेसिफाइड है। इसमें एक्सॉन में भी न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स है, डेंड्रॉन में भी है,
इसलिए तुम किसी चीज को ना एक्सॉन कह सकते हो ना डेंड्रॉन कह सकते हो। आई बात समझ? तो मतलब कहीं से भी इम्पल्स आ जी सकता सर। एग्जैक्टली इम्पल्स किसी भी मतलब जहां जहां कनेक्शन है इम्पल्स दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, उधर भी जा सकती है वापस भी आ सकती है, इसीलिए अपोलर है। अदरवाइज ये कैसे सिग्नल ट्रांसफर करेंगे? बाकी तो इसका कोई रास्ता है नहीं। चलो ये ऐसे है, मान लो इनके पास जो है ब्रांच ही नहीं है, मतलब जैसे मैंने दूसरा ऑप्शन बता दिया ना यहाँ पे, ये दूसरा, इसके पास तो ब्रांच ही नहीं है ना। ये रहा दूसरा न्यूरॉन ऐसा, ये रहा तीसरा न्यूरॉन। आई बात समझ? तो इनमें भी ट्रांसमिशन ऐसा हो रहा है, ट्रांसमिशन ऐसा हो रहा है बोथ डायरेक्शन। दे कैन गिव सिग्नल टू ईच अदर लाइक दिस। आई बात समझ? फिर अगर ऐसे न्यूरॉन जी सर। चेन बनाए, ऐसे न्यूरॉन अगर चेन बनाएगी, एक न्यूरॉन हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। आई बात समझ? इसने सिग्नल इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसको पहुंचा दिया। अब अगर सिग्नल यहाँ से आया, फिर इसने वापस दिया, इसने वापस दिया, इसने वापस दिया, इसने वापस दिया। आई बात समझ? दोनों दोनों डायरेक्शन यस में फ्लो, सर। दोनों के पास रिसेप्टर्स भी हैं, दोनों के पास न्यूरोट्रांसमीटर्स भी है। इट्स लाइक दैट, यू अंडरस्टैंड इट? ऐसा न्यूरॉन यस ह्यूमन सर। बॉडी होता नहीं है, बल्कि हमारे जो ये प्रेजेंट होते हैं दीज सीलेंट्रेट्स, उनमें इस तरह से। और सीलेंट्रेट आप समझ लो बेटा, ये तुमने 9th क्लास में भी मेरे ख्याल से पढ़ा होगा कि नर्वस नेट उनमें होता है। हमें सीलेंट्रेटा से पहला वाला फाइलम जो है पोरिफेरा, उसमें नहीं दिखता नर्वस नेट, सीलेंट्रेटा में दिखता है। उसके बाद जब हम प्लेट हेलमिन्थेस में जाते हैं, तो प्लेट हेलमिन्थेस में वेल डेवलप्ड एक नर्वस सिस्टम दिखता है। उसमें वो लेयर टाइप नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन होता है, जिनको तुम सर्कमफेरेंजियल रिंग्स कहते हो, या फिर उसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स होती है, लेयर टाइप। मतलब दे हैव वेल डेवलप्ड, दे हैव मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। यहीं पे ऐसे न्यूरॉन, तो सबसे पहला प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम अगर किसी के पास है, वो सीलेंट्रेटा के पास। तो उनके न्यूरॉन भी मोस्ट प्रिमिटिव ही है, जिनके पास ऐसा स्पेसिफिकेशन के बगैर ही वहां पे कंडक्शन होती है। सर पोरिफेरा के पास नहीं है नर्वस सिस्टम? पोरिफेरा में नर्वस सिस्टम नहीं है, no। तो कुछ लाइक नर्व्स का कनेक्शन भी कोई नहीं? कुछ नहीं, उनमें कुछ नहीं होता, कोई नर्वस। इट इज सेड दैट पोरिफेरा हैव नर्वस सिस्टम एब्सेंट। जब नर्वस सिस्टम की बात आती है तो हम पोरिफेरा में लिखते हैं एब्सेंट, यस दे डोंट। हाँ, वो कंट्रोल करते सेल्यूलर, इसलिए तो उनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है ना। यस दे सर। डोंट यस कोऑर्डिनेशन सेंटर, उनके पास कोऑर्डिनेशन सेंटर भी नहीं है। ओके, यस सर। अब जो हमारा दूसरा यहाँ पे हमने बात की, मैंने कहा कि इसमें सिंगल न्यूराइट है, मतलब ये न्यूरॉन का शेप थोड़ा ऐसा है, इसका सिंगल न्यूराइट, ये इसका साइटोन है। अब जो न्यूराइट है इसकी, ये एक्सॉन है। ये जो न्यूराइट है, दिस इज एक्सॉन। तो जब ये सिग्नल बनाते, गौर से देखना बेटा, इसमें न्यूराइट है, दूसरा न्यूरॉन ऐसे जुड़ता है इसके साथ। आई बात समझ? तीसरा न्यूरॉन ऐसे जुड़ता है इसके साथ। समझ आई बात? तो ये आराम से साइनेप्स बनाते हैं और सिग्नल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे करके। समझ गए? तो ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं पहुंचा। दे कैन फॉर्म द चेन, दे हैव सिंगल न्यूराइट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, ऐसे न्यूरॉन को बोलते हैं यूनिपोलर। अब इसकी स्पेशलिटी समझ लेना। ये जो सिंगल न्यूराइट वाले न्यूरॉन जो होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे में जब हम एम्ब्रियो होते हैं, मतलब जब हमारी बॉडी की सेल्स डेवलप हो रही है। पहले ही हमारा मल्टीपोलर नहीं आएगा ना। तो व्हेन वी डेवलप द नर्व्स, डेवलप न्यूरॉन्स, वी विल नॉट डेवलप, हमारी सेल आ गई और झट से मल्टीपोलर न्यूरॉन बन गया, नहीं। उसका डेवलपमेंट के स्टेज होंगे। उसका पहले एक न्यूराइट निकल आएगा, वो एक्सॉन बनेगा, फिर छोटे छोटे निकल आएंगे, वो डेंड्रॉन्स बनेंगे, तब जाके मल्टीपोलर कंप्लीट होगा। ये तरीका है हमारी डेवलपमेंट का। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सच काइंड ऑफ न्यूरॉन्स, एग्जाम्पल की बात करेंगे, एम्ब्रियोनिक न्यूरॉन्स, एम्ब्रियोनिक न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। तो हर किसी जिसका भी नर्वस सिस्टम है, उसके न्यूरॉन पहले यूजुअली एम्ब्रियोनिकली इस तरह के यूनिपोलर, जिनमें सिंगल न्यूराइट होती है। वेरी गुड, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पता चलता है बाइपोलर न्यूरॉन भी। डेंड्राइटिस हो सकते हैं यहाँ पर, डेंड्राइटिस बोलो, फिर से बोलो। तो मतलब एक्सॉन। डेंड्राइट की इनको जरूरत ही नहीं है, अभी तो वो निकली ही नहीं है, तभी तो ये यूनिपोलर है। अगर इसमें डेंड्राइट होती तो ये बाइपोलर होता है या मल्टीपोलर होता, तभी तो यूनिपोलर है। इसमें एक ही डेंड्राइट्स होंगे अगर सर, मतलब अगर एक्सॉन नहीं होगा और डेंड्राइट्स होंगे वहाँ पर।
नहीं वैसा नहीं, वैसा होता नहीं है, मतलब इस तरह का न्यूरॉन नहीं होता यूनिपोलर। यूनिपोलर होता पहले एक्सॉन ही बनते, लार्ज लॉन्गेस्ट, क्योंकि एक्सॉन इज मोस्ट डिफरेंशिएटेड और डिफरेंट प्रोसेस देन ऑल अदर प्रोसेसेस। बाकी जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनमें से एक्सॉन ही अलग होता है ना। देखो डेंड्राइट हमारे मल्टीपोलर न्यूरॉन में हजारों हो सकती है, एक्सॉन तो एक ही होता है ना, ज्यादा से ज्यादा दो, है कि नहीं? समटाइम्स ऐसा यूजुअली होता नहीं, दो एक ही होता है। तो वो जो डिफरेंशिएटेड है वो ही पहले बनती है और सबसे इलोंगेटेड भी वो है। अब सीधा आप भी समझ सकते हैं कि इफ यू आर गोइंग टू मेक ए न्यूरॉन एंड इट हैज सो मेनी प्रोसेसेस, वन इज लॉन्गेस्ट, तो डेफिनेटली अर्लियर जो डेवलप होगी वो लॉन्गेस्ट वाली बनेगी, फिर वो भी धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी, वहां से भी छोटी छोटी प्रोसेसेस बनती रहेंगी, तब जाके बड़ा न्यूरॉन बनेगा। आई समझ? यस सर। चलो, तो इसलिए यूनिपोलर न्यूरॉन इज कैरिंग एक्सॉन्स। ओके, नाउ बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन जिसमें टू न्यूराइड्स हैं which carry only two neurites, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ दो न्यूराइड्स होती हैं, टू न्यूराइड्स। लुक, अब ये वाला न्यूरॉन कैसा है, बात गौर से सुनेंगे और इस पे फोकस रखेंगे यहाँ पे। See here. So this neurite is having a dendrite like this, ऐसे करके इसका डेंड्रॉन एक है, फिर इसका एक साइटोन है और फिर इसका एक एक्सॉन है। बात समझ लो बेटा, इस तरह का न्यूरॉन, ये इसका डेंड्रॉन है, ये इसका साइटोन है, ये इसका एक्सॉन है। बात समझिएगा, तो इसको बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये भी कहीं एग्जिस्ट करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। सो सच न्यूराइट्स, सच न्यूरॉन्स आर एग्जिस्टिंग, दे एग्जिस्ट इन आवर रेटिना, जो आई का रेटिना होता है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। दे एग्जिस्ट इन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो हमारी नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है उसमें भी ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स, जिनमें एक ही डेंड्रॉन एक ही एक्सॉन होता है, सिंगल डेंड्रॉन सिंगल एक्सॉन। इसको मैं लिखूंगा डेंड्रॉन, यहाँ डेंड्राइट वर्ड नहीं बल्कि एक्सॉन। समझ लो, डेंड्राइट्स इसकी भी बहुत सारी हो सकती है लेकिन डेंड्रॉन एक ही है और एक्सॉन भी एक ही है। फिर उनकी सब ब्रांच होती है, वो डेंड्राइट एंड नर्व एंडिंग्स जिनको हम कहते हैं, एक्सोनल नॉब्स कहते हैं, वो अलग। लेकिन डेंड्राइट्स इसमें, मतलब बात साफ है, जहां साइटोन में से कोई भी प्रोसेस ना निकले या अगर निकले तो वो स्पेसिफाइड ना हो, जहां साइटोन में से सिंगल प्रोसेस निकल आए उसको यूनिपोलर कहेंगे, और जहां साइटोन में से दो प्रोसेसेस निकले उसको हम यहाँ पर बाइपोलर कहते हैं। तो असल में तो प्रोसेसेस, ये ब्रांचेस तो साइटोन की ही है ना, तो साइटोन गिव राइट, तभी तो मैंने न्यूराइट वर्ड बोला। साइटोन गिव राइज टू सिंगल प्रोसेस, ठीक है, साइटोन गिव राइज टू टू प्रोसेसेस, दैट इज इट। तो मैं लिखूंगा टू प्रोसेसेस इन साइटोन, ठीक है बेटा, ये हम साइड में भी यहाँ पे याद रख सकते हैं, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सिंगल प्रोसेस इन साइटोन, मतलब साइटोन के भी एक ही ब्रांच निकली हुई है, बात ये है वहां दो ब्रांच निकली। ओके, अब यहाँ पे है सीडो यूनिपोलर। देखो बेटा, इसको थोड़ा समझना है। सी हियर, सीडो मतलब क्या होता है? फॉल्स। यूनिपोलर क्या होता है? मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद आप इसको समझिएगा। लुक, ये इस न्यूरॉन का साइटोन है, यहाँ इसका न्यूक्लियस है, फिर इसमें से एक ब्रांच यहाँ आ जाती है जो डेंड्रॉन बनाती है, फिर एक प्रोसेस यहाँ आ जाती है जो आगे जाके एज एन एक्सॉन वर्क करती है। लुक, दिस इज एन एक्सॉन, दिस इज अ डेंड्रॉन एंड दिस इज साइटोन। लुक, ये न्यूरॉन कैसा है? अब आप खुद भी सोच सकते हैं, हम यहाँ पे अगर बोल रहे हैं कि जिस न्यूराइट से, जिस साइटोन से एक ही प्रोसेस निकले उसको तो हम यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। इस साइटोन में से भी तो एक ही प्रोसेस निकली है, हाँ, वो आगे जाके एक्सॉन एंड डेंड्रॉन में कन्वर्ट हुई है, फिर हम उसको यूनिपोलर क्यों नहीं कहते, सीडो यूनिपोलर क्यों कहते हैं?
लुक प्रॉपरली, सीडो यूनिपोलर इसलिए कहते हैं फॉल्स यूनिपोलर, मतलब इस साइटोन ने दो ब्रांच जो जनरेट की वो ऐसा नहीं था असल में। ये बात देखिए, असल में कैसी बात, असल में बात है यहां पर था एक डेंड्राइट यानी डेंड्रॉन ऐसे, फिर एक था साइटोन ऐसे, फिर एक था एक्सॉन। डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, इस न्यूरॉन का डेवलपमेंट ऐसे होता है, एक इसका डेंड्रॉन था, एक साइटोन था, एक एक्सॉन था। उसके बाद इसने क्या किया, डेंड्रॉन मूव्स इन दिस डायरेक्शन, एक्सॉन मूव्स इन दिस डायरेक्शन। सो इन द नेक्स्ट केस these two were looking like this, बात समझ लेना। नेक्स्ट केस में इनकी शेप ऐसी थी, समझ गए बेटा, और नेक्स्ट फेज में इनकी शेप ऐसी थी, आई बात समझ, और नेक्स्ट फेज में ये ऐसे हो गए। यू अंडरस्टैंड इट? अभी Yes, बोल। sir. हाँ, तो मतलब ये पहले क्या था, बाइपोलर, फिर किस में कन्वर्ट हुआ, यूनिपोलर में। अब इसको क्या बोलेंगे, सीडो यूनिपोलर। ये कंप्लीट यूनिपोलर तो था नहीं, इसने अपनी ब्रांच को बेंड डाउन करके फ्यूज कर दिया, दैट्स इट। इसलिए ऐसा लग रहा है कि इसके पास ये एक ही प्रोसेस है, असल में ये दो प्रोसेसेस थे जब इसका एवोल्यूशन देखा जाए। ऐसे न्यूरॉन को सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। लुक, फॉल्स यूनिपोलर, इट जस्ट मींस it is the neuron which carry two processes having common fusion with cytone। दो प्रोसेसेस हैं जिनका साइटोन के साथ एक कॉमन कनेक्शन है। आई बात समझ बेटा? हालांकि यहाँ पे दो प्रोसेस जिनका साइटोन के साथ दो अलग अलग कनेक्शन, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन, लेकिन यहाँ पे कॉमन। इसकी एग्जाम्पल सुनने के लिए, वो एग्जाम्पल भी हमें पहले समझनी है। इसका एग्जाम्पल है डॉर्सल रूट गैंग्लिया, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको डॉर्सल रूट गैंग्लिया कहते हैं, ऐसे। दिस इज इट्स लोकेशन। चलो, तो इसकी लोकेशन समझने के लिए हमें स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल रूट गैंग्लिया पता होना चाहिए। तो चलो, एक बंदा हमारे सामने बैठा, उसका स्पाइनल कॉर्ड निकालते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन निकालते हैं। चलो ठीक है, ये रहा हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन से उभरा हुआ निकला हुआ ये स्पाइनल कॉर्ड है। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड व्हाइट कलर का होता है बाहर से। चलो ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अब इस स्पाइनल कॉर्ड का जरा इंटीरियर देखते हैं। अब इसको बनाते हैं, इसका एक क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं। लुक प्रॉपरली, ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, बल्कि इस तरह होता है, ठीक है, ऐसा। ये जो हमारे साइड में, मतलब ये मैंने एक सिलेंडर आपके सामने रखा, अब इस सिलेंडर का एक साइड हमारे साइड में है ना, दूसरा पीछे के, तो पीछे वाला साइड ये हुआ जो उस साइड में डॉर्सल, सामने वाला साइड ये है हमारी तरफ वेंट्रल। आई बात समझ? इस तरह से इसका जो है ये दो पार्ट्स ऐसे बनते हैं। वेरी गुड, सो लेट्स मेक इट अगेन। चलो ठीक है, तो क्लियर सी बात है, ये न्यूरॉन है, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरह से ये सिलेंडर है। गुड, मैंने ऊपर इसका कट क्रॉस सेक्शन दिखा, ये कट किया मैंने टॉप साइड पे, थोड़ा इसको कट किया। तो कटिंग के बाद क्या नजर आता है, इसका इंटीरियर। सीधी बात है, इसका इंटीरियर नजर आएगा। कहते हैं इसका इंटीरियर, अंदर से इंटीरियर में इसका ऐसा स्ट्रक्चर है। बात जरा गौर से सुनना,
ऐसा इसका स्ट्रक्चर है अंदर से, यानी इस स्पाइनल कॉर्ड का इंटीरियर एक बटरफ्लाई जैसा शेप बना लेता है। वेरी सिंपल। एक बटरफ्लाई जैसी शेप इसने बनानी है। सी हियर, this one, and see here this one। ठीक है, अब बटरफ्लाई जैसी शेप जो इसने बनाई, ये है उसका अंदर का ब्रांच, ये है बाहर का। क्योंकि आप लोगों ने ये बात तो सुनी होगी कि हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर होता है बाहर की तरफ, व्हाइट मैटर होता है अंदर की तरफ। लेकिन इसने Yes, वो sir. इसका ग्रे मैटर होता है अंदर, व्हाइट मैटर होता है बाहर। अब तुम गौर से देखो, ये रहा इसका व्हाइट मैटर, ये बाहर से ऐसे, ये भी रहा इसका व्हाइट मैटर, ये वाला सारा व्हाइट मैटर, ये रहा इसका व्हाइट मैटर। सो आई एम मेकिंग द व्हाइट मैटर इन इट। गौर से देखना बेटा। और बीच का जो पोर्शन है, उसके बीच में मैंने एक नाली बनाई, एक सेंट्रल कैनाल, इसको सेंट्रल कैनाल कहते हैं। फिर जो बाकी का पोर्शन बचता है ना, ये बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर, ये इसका ग्रे मैटर है। दिस इज, तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का उल्टा होता है, उसमें व्हाइट मैटर होता है बाहर की तरफ, ग्रे मैटर होता है अंदर की तरफ। वेरी गुड। और आप सब लोगों को पता है कि स्पाइनल कॉर्ड बाहर से भी रिसीव करती है सिग्नल्स, मतलब बॉडी से, तो उसको इंटीरियर में चाहिए ना। अगर ग्रे मैटर अंदर है, मतलब ग्रे मैटर में कौन है फिर? एक तो डेंड्राइट्स हैं, एक तो साइटोन्स हैं। डेंड्राइट और साइटोन ही तो होते हैं ज्यादातर जो सिग्नल रिसीव करते हैं। तो डेफिनेटली इसको सिग्नल रिसीव करने के लिए बाहर से कनेक्शन बनाने, तो इसने क्या किया, इसने ऐसी ब्रांचेस बनाई, ऐसी करके ब्रांचेस बनाई। वेरी गुड। इधर से भी इसने ब्रांच बनाई। तो इन ब्रांच को हम नाम देते हैं, दिस इज द डॉर्सल रूट। चलो इकट्ठे लिखते हैं इन दोनों का। ये इनका है, लुक प्रॉपरली, ये इनका है डॉर्सल रूट, डॉर्सल रूट, रूट, एक ये डॉर्सल रूट है, एक ये डॉर्सल रूट, और ये इनका है वेंट्रल रूट, एक ये और ये वेंट्रल, वेंट्रल रूट। समझ गए बेटा? तो वो डॉर्सल रूट, ये वेंट्रल रूट। लुक प्रॉपरली, स्पाइनल कॉर्ड से जब ये दो ब्रांच निकलती हैं इस ग्रे मैटर की, तो इसको लिखेंगे हम बीच में ग्रे, आई विल एड point here gray matter, and I will add a point here white matter, white matter, white matter। ग्रे मैटर ने ऐसे ब्रांच निकाली है कि उसने व्हाइट मैटर को 4 डिफरेंट लोब्स में कन्वर्ट किया, मतलब बाइफरकेट। तो इनको फ्यूनिकल्स कहते हैं, जो व्हाइट कॉलम्स, इनको व्हाइट कॉलम्स भी कहते हैं। चलो मैं लिखूंगा यहाँ पे व्हाइट कॉलम, ये व्हाइट कॉलम्स है। ठीक है बेटा, व्हाइट कॉलम्स। लुक, स्पाइनल कॉर्ड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारा। चलो ठीक है, अब रूट्स को देखते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल रूट करते क्या है। लुक, डॉर्सल रूट comes here and fuses with the ventral root। ये डॉर्सल रूट इधर पहुंच के वेंट्रल रूट के साथ फ्यूज हो रहा है। उसके बाद ये निकल रहा है बाहर, और बाहर इसकी 3 ब्रांचेस बनती हैं जो हमारी स्पाइनल नर्व्स कहलाती है। ये 3 ब्रांचेस जो है, ये है स्पाइनल नर्व्स। यही वो नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी के साथ कनेक्ट करती है। यही हाल इसने इस साइड में भी करा। यहां पर भी डॉर्सल रूट जो है आगे निकला, और इसकी 3 ब्रांच निकली, या कभी कभी इसकी 2 ही ब्रांच निकलती हैं। ये हमें आगे नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर दोबारा से पढ़ना है, वहां इनका डिटेल आएगा। फिलहाल मैं इनको शॉर्ट में बोलूंगा स्पाइनल नर्व्स। और हमारी स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व्स जो है वो लेटरली निकलती है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे निकलती है ऐसे। चलो इसकी भी निकल गई। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग ये समझिएगा बेटा, कोई यहाँ पे आपको ज्यादती करने की जरूरत नहीं है, मुश्किल कोई नहीं है, ये बहुत इजी बात है। तो इसी को हम समझेंगे। लुक प्रॉपरली,
चलो मैं इस डॉर्सल रूट को थोड़ा कलरेशन देता हूं। लुक हियर, ये हमारा डॉर्सल रूट है और ये हमारा वेंट्रल रूट। ये अब फ्यूज हो गया ना। अब देखना इनके अंदर मटेरियल क्या है वो भी तो देखेंगे। डॉर्सल रूट करता क्या है वहां पे, वेंट्रल रूट करता क्या है, इन दोनों का काम देखो। स्पाइनल कॉर्ड में से जो नर्व्स इमर्ज होती है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि जो नर्व्स हैं वो दो तरह की होंगी। एक तो होंगी सेंसरी नर्व्स जो सिग्नल लाएंगी, एक होंगी मोटर नर्व्स जो सिग्नल लेके जाएगी। यही होगा ना। चलो ठीक है, ऐसे होता है। अब इस डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट को जरा गौर से दोबारा देखिए। लुक हियर प्रॉपरली, दिस इज द डॉर्सल रूट। इसको मैं थोड़ा मोटा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने। ऐसा ही हाल उधर भी होगा। अब देखो बेटा, नाउ लुक, वो जो हमने सीरो यूनिपोलर न्यूरॉन देखा, इट इज प्लेस्ड हियर। ये है सीरो यूनिपोलर न्यूरॉन का बॉडी एंड दिस इज इट्स डेंड्रॉन। ये इसका डेंड्रॉन है, समझ गए? ये इसका कौन है? डेंड्रॉन। वेरी नाइस। एंड दिस इज इट्स एक्सॉन। तो यहां पे क्या है इसका बेटा? एक्सॉन हो गया एक। ऐसा ही ये एक और सीरो यूनिपोलर न्यूरॉन है, दिस इज इट्स डेंड्रॉन, ठीक है? एंड दिस इज इट्स एक्सॉन। हो गए दो। फिलहाल तो दो समझ में आ गया आपको। चलो यहां पर एक तीसरा भी है, ये एक और सीरो यूनिपोलर न्यूरॉन है, दिस इज इट्स डेंड्रॉन एंड दिस इज इट्स एक्सॉन। समझ लो मेरी बात में क्या कर रहा हूं। मैंने सीरो यूनिपोलर न्यूरॉन्स का लोकेशन बता दिया। बात समझना बेटा, डेंड्रॉन से वो सिग्नल लाएंगे, वही तो करती है नर्व्स। और एक्सॉन यानी हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएंगे। पहुंचा दिया तो यहां तक पहुंचाए कि नहीं? सीधी बात है ना। इन्होंने सिग्नल लाया, डायरेक्शन ऑफ सिग्नल इज दिस। तो डॉर्सल रूट इज फॉर ब्रिंगिंग द सिग्नल। आई बात समझ? जबकि वेंट्रल रूट का हाल देखो। चलो ठीक, अंदर जाके देखते हैं अंदर कौन है हमारा। चलो अंदर तो ग्रे मैटर है, बात तो बिल्कुल साफ है। सो इनसाइड देयर इज ग्रे मैटर। लुक प्रॉपरली, लुक एट इट। चलो मैं इस चीज को भी यहाँ पे थोड़ा कलरेशन देता हूं। ये ग्रे मैटर है क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनाना है। मेरा फील्ड यहाँ पे साफ हो जाएगा इससे। लुक व्हाट इज इन वेंट्रल रूट। लुक, जो डेंड्रॉन, मैं एक डेंड्रॉन की यहाँ पे दिखाऊंगा। ये मान लो मेरे एक एक्सॉन, ठीक है? ये एक्सॉन क्या करता है? लुक प्रॉपरली, इसने यहां पर एक न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बना दिया। ये एक न्यूरॉन है मल्टीपोलर और उसका एक्सॉन इधर है। आई बात समझ बेटा? ये न्यूरॉन वो है जो स्पाइनल कॉर्ड का न्यूरॉन है। आई बात समझ? उसके बाद इसके आगे देयर इज अनदर मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन ने साइनैप्स बना दिया और मल्टीपोलर न्यूरॉन से सिग्नल बढ़ी आगे। आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे गई इस नर्व के थ्रू, ऐसे गई इस नर्व के थ्रू और इस तरह से इस सिग्नल को आगे बढ़ा दिया। अब आपको नहीं लगता कि जो सिग्नल आई वो किस न्यूरॉन से आई? सीडो यूनिपोलर से आई ना। और जो सिग्नल अंदर स्पाइनल कॉर्ड में गई, ये कौन सा न्यूरॉन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको रिलाइंग न्यूरॉन्स कहते हैं ना। ये रिलाइंग न्यूरॉन है, ठीक है? और जो सिग्नल वेंट्रल रूट से बाहर निकली वापस, वो मोटर नर्व है कि रेस्पॉन्स है? तो ये मोटर नर्व है कि सेंसरी? वो मोटर है ना, जो सिग्नल दे रही है। आई बात समझ बेटा? तो सीरो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स हुए फिर?
सेंसरी सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर ऑलवेज सेंसरी, क्योंकि डॉर्सल रूट इज सेंसरी, इट ब्रिंग्स सिग्नल, जबकि वेंट्रल रूट इज ऑलवेज मोटर। इन दोनों का यहां जो फ्यूजन हुआ, ये फ्यूजन नहीं है, बात समझ लेना आप। वो रूट्स अलग हैं, ये रूट्स अलग हैं। दोनों के पास, यानी इस वाले जो मोटर है, ये वाला एक्सॉन है ना, ये तो खैर डेंड्रॉन्स है, ये एक्सॉन है ना, एक्सॉन के ऊपर क्या लगा है? माइलिन शीथ। क्या लगा है बेटा? माइलिन शीथ, इंसुलेटर लगा है बीच में। इसलिए अगर ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं करेगा, बीच में माइलिन ऐसा होने नहीं देगा, करने नहीं देगा। आई बात समझ आपको? तो कहां पे हमारे हैं? मैंने लिखा वहां पे डॉर्सल रूट गैंग्लिया। अब मैंने वर्ड गैंग्लिया यूज किया, वेरी सिंपल। डॉर्सल रूट कुछ भी हो, है तो नर्व ही ना। कहते हैं पीएनएस में जब भी सेल बॉडीज जुड़ती हैं एक साथ, एक मास बनाती है, उस सेल बॉडी मास को गैंग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग्लिया। आई बात समझ? तो क्या पता चला कि बहुत सारी सेल बॉडीज सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स के डॉर्सल रूट में जमा होती है, इसलिए उस डॉर्सल रूट का पूरा नाम पड़ता है डॉर्सल रूट गैंग्लिया। आई बात समझ बेटा? क्लियर? Yes. एनी डाउट इन इट? अभी बोलो फिर। No, sir. चलो ठीक। तो डॉर्सल रूट गैंग्लिया कैरीज व्हाट? सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन, एंड दिस इज द डॉर्सल रूट। सेम वुड बी द केस हियर, यहां पर भी तो यही हाल होगा ना, ऐसे ये भी Yes. सिग्नल लाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीपोलर न्यूरॉन होंगे, ये मोटर सिग्नल है, ये सेंसरी सिग्नल। तो यही काम हमारे न्यूरॉन्स करते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड में तुम जब देखते हो ना, मैंने यहाँ पे दिखाया ट्रिपलेट, ये मैंने कहा स्पाइनल नर्व्स है। तो तुम जब स्पाइनल कॉर्ड किसी जगह पे अगर कोई डायग्राम मिली है ऐसे स्पाइनल कॉर्ड, तो उसमें आप नर्व्स देखोगे इमर्ज होते हुए बर्स्ट्स में, ऐसे 3-3, 2-2, 3-3, 2-2, ऐसे करके नर्व्स निकलती है। वो यही है, या ये दो ही होंगे या बीच वाला कभी कभी नहीं होगा, इसको रैमस कहते हैं जो बीच में है। तो ये जो विजुअल रैमस है, ये कुछ में नहीं होता, कुछ में होता है। तो अगर ये वाली एक नर्व है, ये दूसरी नर्व है, ये तीसरी नर्व है, 1 2 3, इनके भी फिर नाम है। ये जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे और नर्व्स पढ़ेंगे तब आपको समझा देंगे, ठीक है? फिलहाल डॉर्सल रूट गैंग्लिया कौन है? ये ग्रे मैटर का आउटलाइन है, एक एक्सटेंशन है, व्हाइट मैटर्स के थ्रू बाहर जा रहा है ताकि ये सिग्नल्स रिसीव कर सके, नर्व्स के साथ कनेक्ट हो सके। फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट जो है अपने न्यूरॉन्स को फ्यूज करें। वेंट्रल रूट ऑलवेज कैरी मल्टीपोलर, जबकि डॉर्सल रूट कैरी सीडो यूनिपोलर। इज दैट क्लियर? Yes, चलो sir. ठीक है। चलो यहां तक हमारी बात साफ हो गई कि हमें पता चला कि ये डॉर्सल रूट में या सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है और कहां पे होता है, तो क्लियर हुआ। इसके अलावा ये और कहीं नहीं होता। अब बचा कौन? मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब इसमें क्या कहना? इसमें तो एक ही बात है, साइटोन डेवलप्स न्यूमरस न्यूराइट्स। साइटोन ने न्यूमरस न्यूराइट्स डेवलप की है, जिनमें फ्यू और सिंगल एक्सॉन एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही है? रेस्ट आर ऑल डेंड्रॉन्स। अब इसकी एग्जांपल बोलेंगे तो मोस्ट ऑफ एनिमल न्यूरॉन्स, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स एनिमल्स में कौन होते हैं? मल्टीपोलर, या मोस्ट ऑफ ह्यूमन न्यूरॉन्स कह सकते हो, ठीक है? इसको तो डिटेल में हमने पढ़ा। इसकी छोटी ब्रांच डेंड्रॉन्स है, फिर उनके डेंड्राइट्स है, फिर लंबी ब्रांच एक्सॉन है, वो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, दैट ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो यहाँ पे आके हमारा जो फेज 1 था, चैप्टर 1 था, वो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है बेटा? तो अभी आप इसका, हाँ अभी आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, यहाँ तक तो तुमने ऑलरेडी ले चुके हो। तो अब इसकी स्क्रीनशॉट एक ही तो है, ये स्क्रीनशॉट, इसको ले लो यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे और नेक्स्ट
जगह पे उसको डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये रहा हमारा टिश्यू वाला पोर्शन। ओके, लेट्स टेक द न्यू पेज। लुक बेटा, अब हम बात किसकी करने वाले हैं, दैट इज बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो होगा बायोमॉलिक्यूल्स। गुड, नाउ लुक एट दिस। चलो बेटा, तो बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हालांकि कुछ बच्चों ने तुम लोगों में से ये ब्रिज कोर्स में कुछ चीजें इसकी पढ़ी हुई है ऑलरेडी, तो वो चीजें अब रिपीट होने लगेंगी। तो वो लोग भी और बाकी जितने भी है जिन्होंने नहीं किया था तब, वो पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। गौर से देखना बेटा। When we talk about a biomolecule, what we are going to learn in it, look properly. देखिए बेटा, असल में जो बायोमोलिक्यूल है, it belongs to a topic referred as biochemistry. एक सब्जेक्ट है जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। सो जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर केमिकल कंपोजिशन की बात हो रही है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके अंदर के केमिकल्स जो डेवलप हो रहे हैं या जो उनके अंदर प्रेजेंट है, जो वो ले रहे हैं, या किसी भी तरह से उनके अंदर जो केमिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इन जनरल, उस सारे वो जो प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारी बॉडी की हैं, उनका केमिस्ट्री लेवल पे जाना, मॉलिक्यूलर लेवल पे उनको डिस्कस करना, ये सब बायोकेमिस्ट्री में आता है। जब तुम जीन पढ़ते हो, डीएनए पढ़ते हो, या हम जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, या फिर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल लेवल की बात ज्यादातर हो रही है। डीएनए स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर, लिपिड्स का स्ट्रक्चर, या जितने भी बाकी बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनकी बात जब हम करते हैं, इनकी जो प्रोसेस की बात करते हैं, वो सारा इस बायोकेमिस्ट्री वाले फील्ड में आ जाता है। तो एक सिंपल सी बात है कि हम जब बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, सो वी आर एक्चुअली डीलिंग विद द बायोकेमिस्ट्री। हालांकि बायोकेमिस्ट्री एक, अब मान लो एक तरह से एक सब्जेक्ट बना हुआ है बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में भी। जब आप हायर स्टडीज जब हम करते हैं, कोई केमिस्ट्री में पढ़ रहा है, कोई बायोलॉजी जोलॉजी ले रहा है, बॉटनी ले रहा है, तो उनका एक चैप्टर या एक टॉपिक जो है या एक सब्जेक्ट जो उनका रहता है वो बायोकेमिस्ट्री का रहता है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स and physicochemical aspects of the life. Very simple. हम लिखेंगे यहाँ पे study of chemical and physicochemical aspects of life. ये इस फील्ड का डेफिनेशन है। ठीक है, अब दूसरी एक टर्म आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वेरी सिंपल, देयर इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इन दोनों चीजों के साथ हमारे बायोमोलिक्यूल डील करते हैं। दिस इज जस्ट स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स ऑफ सेल। ये स्टडी है मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स ऑफ सेल। चलो बेटा, ये दो चीजें यहाँ पे आती है, मतलब इन दो फील्ड्स के साथ डील करते हैं, तो यहां से हमें बायोमोलिक्यूल का कॉन्सेप्ट आता है। मैं एक सिंपल सा आइडिया दूं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल,
वो जो फूड के कंपोनेंट्स तुम देखते हो वही तो हमारी लिविंग बॉडी के कंपोनेंट्स हैं, उन्हीं को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं इन जनरल। तो हम अगर बायोमोलिक्यूल्स को आगे लिखें यहाँ पे, इट इज अ प्रोटीन बायोमोलिक्यूल, इट कैन बी अ कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल, इट कैन बी अ लिपिड, ये एक लिपिड हो सकता है बायोमोलिक्यूल, इट कैन बी अ न्यूक्लिक एसिड, ये बायोमोलिक्यूल, इट कैन बी वाटर, एक बायोमोलिक्यूल, इट कैन बी मिनरल्स बायोमोलिक्यूल, इट कैन बी विटामिन्स बायोमोलिक्यूल्स। ये सब जो है ये बायोमोलिक्यूल्स के लिस्ट में आते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर से लेकर फंक्शन तक स्टडी को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं इन शॉर्ट। नाउ लेट्स कम टू द टर्म दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। आज से जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, ये थोड़ा केमिस्ट्री वाला होगा। यहाँ पे तुम बॉन्डिंग देखोगे, वो वाला बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में कौन सा बॉन्ड, दो कार्बोहाइड्रेट कैसे जुड़ते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप भी, मजे वाला टॉपिक है, मजा है इसमें बहुत, तो फोकस्ड रहिएगा। आज के बाद जो अभी तक हम टिश्यू पढ़ रहे थे, इतनी सारी डायग्राम्स बना रहे थे, इस वाले टॉपिक में वो सब चीजें नहीं है। कोशिश करते हैं इस चीज को जल्दी जल्दी हम खत्म करने की, हालांकि 4-5 लेक्चर्स या 6 लेक्चर्स हमारा नॉर्मल टारगेट रहता है, फिर भी 6-7 पिके पे भी अगर ये जाता है तो बस उतने में हम इसको खत्म करेंगे। वही पढ़ेंगे जो आपके लिए जरूरी है, जितना लेवल पे तुम लोगों को जाना है तो उसी चीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स में दो टर्म्स हैं, बायो रेफर्स लाइफ, बायोस is actually life. So let's see what is a biomolecule. These are in short molecules of life. जिनको हम molecules of life कहते हैं, ये इसकी literal meaning है। literal meaning होता है term का meaning क्या है, जैसे as a term हम इसको कैसे define करें, that's it. लेकिन आप original वाला definition भी देंगे, text खोल के देखेंगे तो definition समझ में आएगा। Text writes all the carbon compounds, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करते हैं, आर बायोमोलिक्यूल्स। वेरी गुड, यू नो दैट कार्बन कंपाउंड्स आर आल्सो नेम्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम यूज कर सकते हैं ना वर्ड ऑर्गेनिक। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करते हैं। फिर टेक्स्ट अगले स्टेटमेंट में एक और बात चेंज करके स्टेटमेंट बताती है, तो इट राइट्स अबाउट हाउएवर, ये पॉइंट टेक्स्ट का है, हाउएवर living organisms have inorganic elements and their compounds too. तो मतलब ऑर्गेनिक है, उनके साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म और भी चीजें हैं। अभी ये डेफिनेशन नहीं बना, अब हम डेफिनेशन इसका बनाते हैं। लुक प्रॉपर्ली। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमें क्या नजर आता है? वेरी सिंपल। सो ऑल ऑर्गेनिक and inorganic compounds in living organisms are called बायोमोलिक्यूल्स। उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। फिर चाहे वो हमारी बॉडी में जरूरी हो ना हो, वो वेस्ट मटेरियल्स हो ना हो, वो यूजफुल हो ना हो, उससे मतलब नहीं, हमारी बॉडी में वो है। हमारी बॉडी चाहे उनको बनाती है चाहे उनसे चीजें बनाती है, ये जरूरी
नहीं है। जितने भी हमारी बॉडी में है वो सब बायोमोलिक्यूल्स। अब सीधी बात, हमारी पूरी बॉडी तो इसी की बनी है। वी नो दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वी नो सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बेसिक यूनिट में एक कैरेक्टर स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो स्ट्रक्चरली भी सेल हमारे जैसे कंपोनेंट्स की बनी है। देख लो, हम अगर पूरे के पूरे सेल से बने हैं, फिर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है और लिपिड्स है। फिर सेल में प्रोटोप्लाज्म है, उसमें आयंस है, मिनरल्स है, फिर प्रोटीन्स है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर लिपिड्स है, फिर न्यूक्लिक एसिड्स भी है माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद सेल में न्यूक्लियस है, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के बगैर प्रोटीन एंड लिपिड। फिर उसमें डीएनए मटेरियल, डीएनए में भी वापस आप देखिए वही न्यूक्लिक एसिड मटेरियल, फिर उसमें न्यूक्लियोलस, उसमें आरएनए, राइबोसोम्स, उसमें आरएनए। इस चीज की बनी है सेल। मैंने जो ऊपर लिस्ट दिया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, मिनरल, विटामिन, यही तो है जो सेल में है। यही वो चीजें हैं ना जो सेल, जिससे सेल बनी है। अब इनमें मिनरल्स इनऑर्गेनिक है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड ऑर्गेनिक है। तो पूरी सेल में भी तो वही चीजें हैं जो एक ऑर्गेनिज्म है। So can't we say these biomolecules are the molecules of cell? Very simple. Can't we say the biomolecules are organic and inorganic substances found inside the cell? ये चीज है। इस चीज को हम नॉर्मली क्या कहते हैं? We call it as biomolecules. Let us write one thing. हम यहाँ पे एक और टर्म ऐड करना चाहेंगे। हमें तो डेफिनेशन मिल गई, ये रही हमारी डेफिनेशन, ये बायोमोलिक्यूल्स। फिर हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ सेल, लाइफ तो सेल है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं, वी विल ऐड अ टर्म ओवर हियर, क्या? दैट इज सेल्यूलर पूल। सेल्यूलर पूल, लुक प्रॉपरली। सो व्हाट इज सेल्यूलर पूल? वेरी सिंपल, इट इज द कलेक्शन। ये कलेक्शन है किस चीज का बेटा? सो इट इज द कलेक्शन of बायोमोलिक्यूल्स। ये बायोमोलिक्यूल्स का एक कलेक्शन है इन अ सेल। एक सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल्स का जो कलेक्शन है उसको हम सेल्यूलर पूल कहते हैं। मतलब जितने भी कलेक्शन, आप समझ लो, अभी तक हम बोल रहे थे कि ये कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन है, ये विटामिन है, ये है, ये है, यही लिविंग बॉडी में। अब हमने एक सेल लिया, अब हम काउंटिंग करते हैं, इसमें इतना प्रोटीन, इतना ये, इतना ये, इतना ये, उसी को सेल्यूलर पूल कहते हैं। वेरी सिंपल। सो नाउ कलेक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इनसाइड द सेल कितना है? एन एवरेज कलेक्शन बता देते हैं। इसमें सबसे पहले प्रेजेंट होता है वाटर, 70 to 90%। दिस इज फर्स्ट थिंग। वाटर कितना होता है बेटा? 70 to 90%। तो बचा कौन? बचा ड्राई मैटर, ड्राई वेट जिसको कहते हैं। सेल से वाटर निकालो तो बचेगा क्या? ड्राई वेट। तो अगर सेल कंसिडर करते हैं 70 to 90 वाटर, तो 10 to 30 ड्राई मैटर तो होगा। ड्राई वेट 10 to 30% होगा ना। अब ड्राई वेट में देखो क्या है, इसमें प्रोटीन है, टेक्सचुअल एग्जिस्टेंस हम यहाँ पे देखेंगे, टेक्सचुअल स्टेटमेंट्स यहाँ पे देखेंगे, टेक्सचुअल जो रीडिंग्स उसने दी है, प्रोटीन का दिया है आउट ऑफ दिस 30%, या टोटल सेलुलर कंटेंट का टोटल 15% प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ड्राई वेट में प्रोटीन। दूसरी जो बात बताई है दैट इज आरएनए, बल्कि लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स बताए कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं दीज आर अबाउट 5 to 7%। इसमें सिर्फ आरएनए की बात करेंगे तो वो लगभग 5% है, बल्कि 6% है। 6% उसमें खाली आरएनए, तो बचा खुचा जो है वो डीएनए, तो ज्यादा आरएनए। उसके बाद
जो कोई ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसकी क्वांटिटी लगभग 3%। उसके बाद बचे लिपिड, ड्राई का हिस्सा जो लगभग 2%। फिर बचा क्या? अब बचे वो आयंस जिनको हम मिनरल्स के नाम से जानते हैं, विच आर अबाउट 1%। बात समझना बेटा, इस 1% में कौन आता है? मैग्नीशियम। इसमें कौन आता है? कैल्शियम। इसमें कौन आता है? फास्फोरस। इसमें कौन आता है? सोडियम। इसमें कौन आता है बेटा? पोटेशियम। इसमें कौन सी चीजें और आती है? so many things. You can see iron, you can see copper, you can see cobalt, you can see molybdenum, you can see zinc, etc. ये वो चीजें हैं जिनको आयंस का नाम देते हैं। अब इन दोनों चीजों को हमने कन्वर्ट करना है दो अलग अलग चीजों में। एक प्रोटीन से लेकर लिपिड तक का कंपोजिशन जो है, दैट इज बिलोंगिंग टू ऑर्गेनिक सेल्यूलर पूल। इसको हम शॉर्ट में ऑर्गेनिक पूल कहते हैं। फिर जो ये इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन बचता है, दिस इज रेफर्ड एज इनऑर्गेनिक पूल। बात समझिएगा बेटा, एक हमारा ऑर्गेनिक पूल बचा यहाँ पे, एक हमारा इनऑर्गेनिक पूल। यू कैन सिंपली एंड इजीली सी दैट वी आर गेटिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो जो हमारे बायोमोलिक्यूल है इतने सारे कंटेंट में अवेलेबल है। यही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूल को टुगेदर हम बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। We can just add this statement here. Biomolecules can be existing in two forms. One is the organic pool, another is inorganic pool, and this is their concentration. और ये concentration याद रखना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है क्योंकि टेक्स्ट ने ये concentration लिखी है। Definitely you have to remember them. Very good. अब हमारी बॉडी की सेल्स इस चीज को कुछ सिंथेसाइज करती है, कुछ को ट्रांसपोर्ट करती है, कुछ को हासिल करके डाइजेस्ट करके बनाती है। यस, सब बायोमोलिक्यूल्स में वाटर भी तो आता है ना, बट वो मत ना आता ऑर्गेनिक पूल और इनऑर्गेनिक पूल में। नहीं, वाटर को हम पहले सेपरेट करते हैं। मैंने पहले ही कहा ड्राई वेट, मैंने वाटर को सेपरेट करा, वो तो हम उसको इनऑर्गेनिक ही कहेंगे। जो वाटर है उसको इनऑर्गेनिक में इंक्लूड करेंगे, लेकिन हमने जो चीजें बोली यहाँ पे, दैट इज सी बायोमोलिक्यूल्स में ये इंक्लूड है। वाटर तो सेपरेट है। उनके अलावा मैंने ड्राई वेट की बात की। ड्राई वेट कितना? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको जितने भी दिखेंगे सॉलिड दिखेंगे, तो आप डेफिनेटली सॉलिड हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन है वो देखोगे। वाटर को हम रिमूव आउट करते हैं उसमें से। वाटर तो इनऑर्गेनिक ही है, वो इनऑर्गेनिक लिस्ट में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हम उसको एक्सक्लूड करते हैं। हम सिर्फ ड्राई वेट का पोर्शन बताते हैं। आई बात समझ? यस। मतलब कंपोजिशन हम बताते हैं अकॉर्डिंग टू ड्राई वेट, वाटर निकाल के। ठीक है, क्योंकि वाटर बाकी मॉलिक्यूल्स जैसा नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में है, जबकि रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सॉलिड्स। आई बात समझ? तो इसलिए हमने सॉलिड वाला पोर्शन ही यहाँ पे चूज किया हुआ। ओके, तो अब ये चीजें हमारी बॉडी में आती कहाँ से? हम जब खाना खाते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं, उनको एक्टिव पैसिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं, बॉडी में दाखिल करते हैं। हम प्रोटीन खाते हैं, उसको ब्रेक करके अमाइनो एसिड बनाते हैं, फिर अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो बॉडी में आते हैं, फिर हम प्रोटीन सिंथेसिस दोबारा करते हैं, तब जाके हमारा प्रोटीन कंटेंट बन जाता है। सेम इज द केस विद एवरी न्यूट्रिएंट, सेम इज द केस विद एवरी सब्सटेंस अमंग देम। कुछ चीजें इनमें सिंथेसाइज होती है बॉडी के अंदर, कुछ चीजें बाहर से लेके हम बॉडी में सिंथेसाइज करवाते हैं या बॉडी में ऐड कराते हैं। सो दैट्स इट, व्हाटएवर इट इज। यहां तक हमें पता चला फिलहाल बायोमोलिक्यूल होता क्या है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनालिसिस। एनालिसिस में दो टेस्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे, किस तरह से हम एनालाइज करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पूल को। सो यू कैन टेक वन मोर स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। आप स्क्रीनशॉट एक और ले लो। चलो ठीक है,
rest of the thing